हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है भूगोल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 35 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा, कक्षा है 6, विषय है तो आज का विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है। उसके बाद अवधि मेंशन करेंगे। अवधि है 45 मिनट, किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर ढेर सारी लेसन प्लान मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र सौरमंडल के बारे में जानने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र सूर्य के बारे में जान सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र ग्रहों के नाम जान सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, खगोलीय पिंड आदि से परिचित हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों में ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है। और कोई गलतियां भी नहीं होगी। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, विटामिन डी पाने का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सूर्य की किरणें। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं ग्रह कहते हैं। ठीक है।
उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, जीवन जीने के लिए कौन सा ग्रह में संभव है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं पृथ्वी। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, सूर्य, पृथ्वी तथा सूर्य के अन्य ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्र कोई उत्तर दे नहीं पाते और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम लोग सौरमंडल में पृथ्वी पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है। यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, यानी कि इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे सौरमंडल और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे सौरमंडल और इसमें लिखेंगे सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे सूर्य। ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, परंतु हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद वह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छा से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे सूर्य और इसमें पहला पॉइंट में लिखेंगे सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखेंगे यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करेंगे। तो देखिए प्रश्न करते हैं, सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्रा उत्तर देते हैं सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर तीसरा पॉइंट लिखेंगे ग्रह और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते
दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे ग्रह, और इसमें पहला पॉइंट में लिखेंगे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह के नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है। इस तरह आप चार्ट पेपर के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह कैसे चक्कर लगा रहे हैं, आप बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए, प्रश्न करते हैं किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे पृथ्वी, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है। और आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी, यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा। तो हेडिंग देंगे पृथ्वी, और इसमें पहला पॉइंट में लिखेंगे सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और पृथ्वी का चित्र आप चार्ट पेपर के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं, यह श्यामपट कार्य पर चित्र बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पृथ्वी। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पृथ्वी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखेंगे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट में लिखेंगे बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। 5वां पॉइंट में लिखेंगे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। और तीसरा प्रश्न करेंगे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम बताइए। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर
अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है, वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करेंगे, सौर मंडल का एक चार्ट तैयार करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।